कंसिस्टेंट कंपाउंडर। भैया आप ऐसे ही क्यों शुरू करते हो हर वीडियो को? किसी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते? हमें आदत हो गई है कंसिस्टेंट कंपाउंडर सुन-सुन करके। हमें पता है कितना अच्छा म्यूचुअल फंड है वो। भाई बोल लूँ? ऐसे नहीं होता ना, तो मेरे को बोलने दे। ये जो म्यूचुअल फंड है इसने कंसिस्टेंसी के साथ बहुत शानदार रिटर्न बना करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। लेकिन लास्ट कुछ टाइम से ये जो म्यूचुअल फंड है ये थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहा है अपनी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि कुछ टाइम से इसने जो अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है उसमें 1-2 पॉइंट्स ऐड करे हैं। जिसकी वजह से जो आपका रिस्क है वो ऑब्वियसली थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसी के साथ-साथ आपको रिवॉर्ड भी देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको प्रॉब्लम देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये जानेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का ओवरव्यू क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है और सारी की सारी डिटेल, इवन पोर्टफोलियो भी, क्योंकि असली पैसा आपका वहीं से बनता है। लेकिन वो सब जानने से पहले हाँ, पता है इन्वेस्टिंग स्टाइल बताएगा, पता है हमें बहुत पहले से पता है। जान लेते हैं इसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की एक सिंपल इन्वेस्टिंग स्टाइल है जिसको ये कहते हैं वीएलआरटी फ्रेमवर्क। यहाँ पे ये जब भी कोई स्टॉक पिक करते हैं तो उसके अंदर उसका वैल्यूएशन जानने की कोशिश करते हैं, टाइम पीरियड जानने की कोशिश करते हैं, अंडर वैल्यूड है या नहीं है, ग्रोथ आ सकती है या नहीं आ सकती, मोमेंटम है या फिर नहीं है। तो इसको हम कहीं ना कहीं मोमेंटम इन्वेस्टिंग कह सकते हैं कि अच्छे टाइम पे एक अच्छे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो, उसके बाद जब वो राइड कर लो आप, तो आप आसानी से जाके एग्जिट कर सकते हो। इस टेक्निक की वजह से इन्होंने अपने कैटेगरी में ज्यादातर म्यूचुअल फंड को बहुत ही लंबे मार्जिन से बीट करा हुआ है। और ये बहुत ही अलग और यूनिक इन्वेस्टिंग स्टाइल है जो कि आज की डेट में मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। ये क्वांटामेंटल टेक्निक भी यूज करते हैं जिसके अंदर जो भी इनके पास डेटा होता है, मार्केट स्टैट्स होते हैं, ये अपने डेटा के अंदर डालते हैं और डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये वहां पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। वहीं पे जब ये ह्यूमन टच दे देते हैं तो एक इमोशन वाला जो फील होता है वो भी ऐड होता है कि भाई हो सकता है कंपनी अच्छी हो, लेकिन जो दिमाग है इंसान का वो किसी और के पास तो नहीं हो सकता। तो ओवरऑल तरीके से देखोगे तो जब भी आपको इन्वेस्ट करना होता है क्वांट के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनकी बेट है वो हाई रिस्क होगी, क्योंकि ये मोमेंटम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। मार्केट के अंदर ज्यादातर केसेस में तो ये आउट परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन कई बार अगर ये रॉन्ग हो गए तो काफी बुरे रिटर्न और काफी नेगेटिव रिटर्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अब ओवरव्यू भी बता दो, हम तो उसी का वेट कर रहे हैं। अब मैं बोल लूं? 5 साल के अंदर 25.11% के सीएजीआर से, 3 साल के अंदर 32.14% के सीएजीआर से और 1 साल के अंदर 11.15% के रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम इसके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो ये लगातार अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट करता है, तो वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अलग म्यूचुअल फंड होता है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन ज़्यादातर म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पाते, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिस्क आ जाता है। तो क्या इस म्यूचुअल फंड के अंदर सारी चीज़ें अच्छी हैं? क्या हमें ले लेना चाहिए? नहीं भाई, पूरी वीडियो देखना है, उसके बाद ही लेना है, क्योंकि अभी हमें आगे पता चलेगा कि इसके अंदर मेजर रिस्क क्या है। चलें आगे? या शांत हो जाएगा? डिस्टर्ब हो रहा है उनको? ठीक है। इस म्यूचुअल फंड के मेनली 3 कॉम्पिटिशन दिखते हैं, पराग पारेख, कोटक एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप 1 साल के रिटर्न की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 12.96% के रिटर्न मिले हैं, और वहीं पे हर एक म्यूचुअल फंड ने इससे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। अगर मैं 3 साल की भी बात करूँ तो 3 साल के अंदर भी ये ऑलमोस्ट नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे रहा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, लेकिन जो रिटर्न है वो एक्सपोनेंशियली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न है। वहीं पे अगर हम लाइफ सीएजीआर की भी बात करें तो 18.49% के रिटर्न है, जो कि अपनी कैटेगरी में सेकंड हाईएस्ट रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। जो लाइव सीएजीआर होता है उसको हम ज़्यादा, भाई बहुत बार बता चुका है, पता चल चुका है, जो लाइव सीएजीआर होता है उसका इतना कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का इंसेप्शन डेट अलग होगा, हर एक म्यूचुअल फंड अलग टाइम पे मार्केट के अंदर आया होगा, तो जो लाइव सीएजीआर है ऊपर नीचे हो सकता है। पता है भाई, आगे चलते हैं। शांत हो जा भाई, शांत हो जा, देखने तो दे, समझने तो दे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जानेंगे स्कीम में कि हमें दिख क्या रहा है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको कितना पैसा देना पड़ेगा इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे ही आप स्कीम के अंदर आते हो तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है ये थोड़ा सा अपडेट हुआ है, और 0.77% के एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करेगा। अगर आप कंपटीशन में देखोगे तो जो एचडीएफसी है जिसने एक्चुअली बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। अदर देन दैट बाकी का एक्सपेंस रेशियो इससे कम है। वहीं पे अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो 1% के आसपास एग्जिट लोड, जो कि पूरे कॉम्पिटिशन ही ले रहे हैं, लेकिन पराग पारिक थोड़ा-सा ज़्यादा ले रहा है, तो एग्जिट लोड भी एक नॉर्मल तरीके का दिख रहा है। वहीं पे अगर हम एयूएम की, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी छोटा एयूएम दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी बड़ी है, यहाँ पे और पैसा आ सकता है। तो एयूएम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बेसिकली इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है स्मॉल कैप कैटेगरी में, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर के देख सकते हो। अब जानेंगे कि इसका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, बिकॉज़ वहीं पे हमारा मेजर पैसा बनता है।
पोर्टफोलियो में जो एसेट एलोकेशन है उसका ब्रेकअप देखते हैं। इक्विटी के अंदर 67.61% की इन्वेस्टिंग है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करा हुआ है इन्होंने 28.34, ट्रेजरी बिल्स है 5.49, जो कैश है वो है -1.43। तो इससे क्या पता चलता है, ये इस समय पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाय कॉल पुट सेल पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं इस समय पे, ताकि आपका जो अल्फा है वो बढ़ जाए। क्या ये अच्छी बात है? मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है, बिकॉज जब भी हम क्वांट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं ये जो बेट है हमारी, ये हाई रिस्क बेट है। यहाँ पे जो रिटर्न ये एक्सपोनेंशियली हाई हो सकते हैं, लेकिन जो रिस्क है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक फंड मैनेजर के दिमाग से सोचोगे, तो ये एक स्ट्रैटेजी काम करती है हेजिंग पर्सपेक्टिव से। जैसे अगर आप देखोगे इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर चल रही है, अगर पूरी की पूरी मार्केट बहुत जल्दी से कोलैप्स हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन, तो उस केस के अंदर जो क्वांट है वो कहीं ना कहीं आपको बचता हुआ दिखेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी इक्विटी खरीदी है उसके अगेंस्ट इन्होंने हेज करा है ऑप्शन लेकर के। लेकिन यहाँ पे जो मेजर दिक्कत है वो है कैश से रिलेटेड, जो कि मैं एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो पूरी देखना जरूरी हो जाता है। अब बात करेंगे सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की। भाई तो कर कुछ भी ले, हम तो सब्सक्राइब ना करने वाले। ठीक है, तो तू सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम। कर लेंगे भाई, जल्दी कर लेना, मजाक उड़ा रहा है। अब आते हैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। मिसलेनियस के अंदर है 21.83%, ऑयल एंड गैस के अंदर 14.6%, फार्मास्यूटिकल के अंदर 13.60, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के अंदर 8.30, पावर जनरेशन के अंदर 8.22% के आसपास। जो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो अच्छा है? मेरे हिसाब से एक डिसेंट सा सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने क्रिएट करा हुआ है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा हुआ है। मेरे हिसाब से कंज्यूमर और फाइनेंस इसके अंदर होने चाहिए था। ऑब्वियसली इन्होंने वो स्टॉक खरीदे हुए हैं, लेकिन उनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मिसलेनियस वाला सेक्टर है वो इन्होंने मेनली फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगाया हुआ है, तो इसी वजह से जो मिसलेनियस की कैटेगरी है वो टॉप पे दिख रही है। अब चलते हैं करंट होल्डिंग की साइड। करंट होल्डिंग के अंदर आपको देखिएगा रिलायंस, अरविंदो फार्मा, सन फार्मा, जियो फाइनेंस, जिंदल स्टील, अदानी पावर, डीएलएफ एंड आरबीएल बैंक, ये इनकी मेजर टॉप होल्डिंग है। और अगर आप इसी को कंसोलिडेट करते हो तो 20 से 25% तक का पैसा इनकी इसी कंपनियों के अंदर जाता है। वहीं पे अगर मैं कंपनियों की बात करूं तो रिलायंस एक अच्छी कंपनी, एक स्टेबल कंपनी, जिससे आपके पोर्टफोलियो की एक स्टेबिलिटी मिलेगी। वहीं पे जो सर फार्मा और अरविंदो फार्मा है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल आपको इस समय पे देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पिटी हुई है, तो रिकवरी पे इसके पैसे बहुत ज्यादा बढ़नेंगे, क्योंकि जो पोजीशन बिल्डिंग है वो काफी अच्छी है। वहीं पे अगर मैं जियो फाइनेंस की बात करूं, क्यों लिया है आपने जियो फाइनेंस भाई? क्यों लिया है? ताकि जियो है इस वजह से भाग जाएगा? भाग सकता है, पर बिजनेस ही नहीं है अभी, इनके बिजनेस मॉडल ही क्रिएट नहीं है। बट ठीक है, आगे चलते हैं। जिंदल स्टील, अदानी पावर, अच्छा, डीएलएफ एंड आरबीएल बैंक जैसे इनके पास स्टॉक्स हैं। तो अगर आप ये सारे स्टॉक्स देखोगे तो मेरे ख्याल से ठीक-ठाक से स्टॉक है, ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टॉक्स नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे वैल्यूएशन के आसपास है, यहाँ पे रिकवरी के चांसेस ज़्यादा है। जो इनका डेटा है, इन्होंने उसके बेसिस पे ही ये परचेज़ करे हुए हैं। अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड की अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं, और किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं। सबसे अच्छी बात मुझे इस म्यूचुअल फंड की लगी है कि मेरे को इसके अंदर जो रिटर्न दिखते हैं वो कंसिस्टेंट दिखते हैं। तो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है कंसिस्टेंसी के साथ, और 1-2 महीने के लिए थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है, तो मेरे हिसाब से काम चल जाएगा। सेकंड चीज़ की मैं बात करूँ, तो जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर हेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप हेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर इनके जो रिटर्न्स हैं ये एक्स्पोनेंशियली हो सकता है, कुछ टाइम के लिए बढ़े नहीं, लेकिन जो एक सेफ्टी है मार्केट के अगेंस्ट वो आपको देखने को मिलेगी। इज़राइल और पैलेस्टीन की वॉर अगर यहाँ से एस्केलेट होती है और मार्केट गिरता है किसी भी रीज़न से, तो इनका जो एफएनओ वाला पार्ट है वो कहीं न कहीं इनके पोर्टफोलियो को बचाएगा गिरने से और ग्रोथ भी ला करके देगा। किसी भी रीज़न में अगर मार्केट गिरती है और आप हेज नहीं करते हो, तो जो आपका पोर्टफोलियो है वो अनसिक्योर हो जाता है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो है एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से इसने रिटर्न बना करके दी है 17-18% की ऑन एन एवरेज से, मेरे हिसाब से एक्सपेंस रेशियो ये लेना डिज़र्व करता है। पहले तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता था, अब सही लग रहा है। हाँ भाई, क्योंकि रिटर्न इसके ठीक हो चुके हैं, अब कुछ कर नहीं सकते ना एक्सपेंस रेशियो में, बार-बार बोल दिया, फंड मैनेजर सुन ही नहीं रहा। अब चलते हैं कॉन्स की साइड। जो सबसे पहला और मेजर कॉन रखता है वो है एफएनओ। अगर ये बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर पाए तब तो अच्छी बात है, इनके रिटर्न एक्स्पोनेंशियली बढ़ सकते हैं, इवन सेफ्टी भी मिलती है। लेकिन अगर आप इनको अच्छे से, अगर ये इस चीज़ को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं आपको एक दिक्कत देखने को मिलेगी इनके पोर्टफोलियो में। सेकंड चीज़, जो इनका नया पोर्टफोलियो इन्होंने क्रिएट करा हुआ है, ऑब्वियसली अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा, इवन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं काफ़ी सारे। लेकिन जो अदानी पावर है, वो थोड़ा रिस्की बेट है। इसके अंदर एंट्री और एग्जिट इन्हें ध्यान से करना पड़ेगा। सेम चीज़ जियो फाइनेंस के साथ है, बिकॉज़ जियो फाइनेंस का इस समय पे कोई भी एक प्रूवन बिज़नेस मॉडल नहीं है। जियो फाइनेंस सिर्फ इस वजह से फेमस है बिकॉज़ उसकी सिम है और वो रिलायंस का एक पार्ट रह चुका है। ये 1-2 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से थोड़ी-सी रिस्की है। अगर हैंडल हो गई अच्छे से, तो रिटर्न एक्स्पोनेंशियली हाई बनेंगे, क्योंकि किसी और के पोर्टफोलियो में नहीं है, और वहीं पे अगर रॉन्ग हुई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। थर्ड चीज़, इनके जो रिटर्न है लास्ट 1 साल के अंदर थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं, लेकिन अभी भी मार्केट को बीट कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा ट्रैक करना हमें ज़रूरी है कि अगर ये इस टाइम के बाद भी, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, उसके बाद भी अगर ये अंडर परफॉर्म करता है अपने बेंचमार्क को, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि एग्ज़िट करना है या फिर नहीं।
अब किसी ने इन्वेस्ट करा हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से एसआईपी चलनी चाहिए, मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन पोर्टफोलियो इनका अच्छा है, ये उसके साथ जाना चाहिए। जिस हिसाब से इन्होंने पोर्टफोलियो डिज़ाइन करा है, जिस हिसाब की इनकी टॉप कंपनियाँ हैं। तो अगर किसी ने इन्वेस्ट करा हुआ है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एसआईपी की जा सकती है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, किसी ने अगर इन्वेस्ट नहीं करा है तो क्या ये एक सही टाइम हो सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे दिख रहा है हमें। तो अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो एज़ अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑल टाइम हाई से 5 से 7% का डिस्काउंट इस म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर कोई एग्ज़िट करना चाहता है तो क्या ये सही टाइम है? मेरे हिसाब से ये सही टाइम नहीं है, उसको एटलीस्ट 5-6 महीने, साल भर देखना चाहिए, उसके बाद ही एग्ज़िट करना चाहिए, बिकॉज़ मुझे लगता है एक रिकवरी आएगी और यहाँ पे भी आपके थोड़े अच्छे रिटर्न, मतलब यहाँ से भी 10 से 15% के रिटर्न आसानी से बनते हुए दिखते हैं। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा रहते हो तो मेरे ख्याल से थोड़े और ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज़ मार्केट के अंदर जो बुल रन है वो स्टार्ट हुआ है। अगर आपको इस तरीके की एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये एक नया तरीका था वीडियो बनाने का, मैंने सोचा थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ फीडबैक देना, अगर अच्छा ना लगा हो तो भी फीडबैक देना, आगे से नहीं बनाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय-बाय, साइनिंग ऑफ।